प्रिय विद्यार्थियों, हमने बीएससी थर्ड ईयर में लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री का अध्ययन किया। लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री में हमने ब्रोथ-ड्रेपर का नियम और स्टार्क-आइंस्टीन का नियम या प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम का अध्ययन किया था। उसके बाद में हमने ज़ेबलॉवस्की डायग्राम का अध्ययन किया था। आज हम क्वांटम लब्धि या क्वांटम क्षमता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो क्वांटम लब्धि किसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में अवशोषित ऊर्जा के प्रत्येक क्वांटा से रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को क्वांटम दक्षता कहते हैं। इसे फाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फाई बराबर होता है किसी दिए गए समय में क्रिया करने वाले अणुओं की संख्या बटे उसी समय में अवशोषित क्वांटा की संख्या, अर्थात फाई बराबर किसी दिए गए समय में क्रिया करने वाले मोलों की संख्या अपन उसी समय में अवशोषित आइंस्टीन की संख्या, या फाई बराबर रासायनिक अभिक्रिया का वेग अपॉन अवशोषित आइंस्टीन की संख्या। ये होती है हमारी क्वांटम लब्धि या क्वांटम दक्षता। अब हम क्वांटम दक्षता का प्रायोगिक निर्धारण करने के लिए जो रेखा चित्र दर्शाया गया है, तो प्रायोगिक उद्देश्य से क्वांटम लब्धि को 3 प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। फाई बराबर, जिसको हम क्वांटम लब्धि या क्वांटम दक्षता बोलते हैं, प्रति सेकंड अवशोषित अणु अपॉन प्रति सेकंड अवशोषित क्वांटा बराबर अभिक्रिया का वेग अपॉन प्रति सेकंड अवशोषित क्वांटा। क्वांटम दक्षता का निर्धारण करने का उपक्रम है। इसमें एक तरफ प्रकाश स्रोत होता है, स्रोत के बाद में स्लिट होते हैं, फिर लेंस बी लेंस होता है, उसके बाद में मोनोक्रोमेटर होता है, मोनोक्रोमेटर के बाद स्लिट, फिर लेंस और अभिक्रिया का सेल होता है। अभिक्रिया को सेल को हम थर्मोस्टेट में रखते हैं। उसके बाद में संसूचक या डिटेक्टर होता है, जैसा कि हमें डायग्राम में दर्शाया गया है। अतः प्रायोगिक कार्य के 2 भाग है। गतिक भाग, जिसमें रासायनिक विक्रिया का वेग ज्ञात करते हैं, और दूसरा प्रकाशिक भाग, जिसमें अवशोषित विकिरणों की तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति द्वारा अवशोषित क्वांटा का निर्धारण करते हैं। तो इस उपकरण के प्रमुख रूप से निम्न भाग है। नंबर 1 है प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्स, जिसको एस के द्वारा डिनोटेट करते हैं। प्रकाश स्रोत के रूप में सूर्य की रोशनी, आर्क लैंप, मरकरी वाष्प लैंप, डिस्चार्ज ट्यूब आदि में से किसी का उपयोग किया जा सकता है। मात्रात्मक आकलनों में मरकरी वाष्प लैंप को परावैंगनिक विकिरणों के स्रोत के रूप में सर्वोत्तम मानते हैं, क्योंकि यह छिद्र स्पेक्ट्रल क्षेत्र में उच्चित तीव्रता वाले विकिरणों का उत्सर्जन करता है। दृश्य एवं परावैंगनिक क्षेत्र के लिए टंगस्टन लैंप का भी उपयोग किया जा सकता है। दूसरा भाग होता है मोनोक्रोमेटर। प्रकाश स्रोत से विभिन्न लेंस बी से होते हुए क्रोमेटर सी में पहुंचते हैं। यहाँ पर अनिच्छित विकिरणों का अवशोषण हो जाता है और उपयुक्त तरंग दैर्ध्य वाले विकिरणों का उत्सर्जन होता है। नंबर 3 होता है अभिक्रिया सेल, जिसको रिएक्शन सेल बोलते हैं। मोनोक्रोमेटर से उपयुक्त तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण अभिक्रिया सेल में जाते हैं। यह सामान्यतः ग्लास या क्वार्ट्ज की बनी हुई होती है, जिसमें दोनों ओर प्रकाश विकिरणों के मुक्त प्रवेश एवं निकासी के लिए प्रकाशिक खिड़कियां लगी रहती है। इसकी दीवार थर्मोस्टेट की भांति कार्य करती है। द्रव अथवा विलयन पदार्थ के लिए इसमें अभिक्रिया पात्र की सुविधा होती है। अभिक्रिया सेल कई प्रकार के डिजाइनों में होते हैं। अभिक्रिया की प्रकृति के हिसाब से इनमें से उपयुक्त डिजाइन वाली सेल का चुनाव कर लेते हैं। कुछ सामान्य डिजाइन अभिक्रिया सेल को दर्शाया गया है, जो चित्रों में दर्शाए हैं। जैसे अभिक्रिया सेल की डिजाइन जैसे ए, बी और सी में दर्शाई गई है, तो ये डायग्राम के द्वारा दर्शाई गई है। नंबर 4 है संसूचक, जिसको हम डिटेक्टर बोलते हैं। इसमें देखो ये डायग्राम देता है, जिसको डिटेक्टर रेडियो माइक्रोमीटर भी कहते हैं इसका एपरेटस को। इसमें चुंबक के 2 ध्रुव NS होते हैं, उनके बीच में लटकी हुई रहती है। तो संसूचक डी में अभिक्रिया सेल से उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता को ज्ञात किया जाता है। पहले जब अभिक्रिया सेल खाली होती है, तब स्रोत से निकलकर लेंस, मोनोक्रोमेटर और अभिक्रिया सेल में होकर विकिरण संसूचक में पहुंचती है, जिनकी तीव्रता ज्ञात कर ली जाती है। बाद में अभिक्रिया सेल में पदार्थ को भरकर फिर उत्सर्जित हुए विकिरण की तीव्रता ज्ञात करते हैं।
दोनों के अंतर से अभिक्रिया बेलन द्वारा अवशोषित विकिरण की ऊर्जा ज्ञात हो जाती है। प्रकाश तीव्रता ज्ञात करने के लिए कई प्रकार के संसूचक का उपयोग किया जाता है। सामान्य उपयोग में आने वाले कुछ संसूचकों का विवरण निम्न प्रकार है। तो नंबर 1 है ए रेडियो माइक्रोमीटर। इसमें विद्युत चुंबक के दो ध्रुवों के मध्य एक VI/AG कुंडली, जिसको थर्मोकपल कहते हैं, रहती है। जब यह कुंडली विकिरणों से गर्म हो जाती है तब सर्किट में विद्युत धारा बहने लगती है, तो चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है। एक लैंप और स्केल व्यवस्था में इस विक्षेप को माप लिया जाता है। यह विक्षेप प्रकाश विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होता है। दूसरा होता है इसमें संसूचकों में प्रकाश विद्युत सेल, इसको फोटो इलेक्ट्रिक सेल भी कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल का जैसे डायग्राम दर्शाया गया है, इसमें धारा मापने हेतु एमीटर होता है और इलेक्ट्रॉन की धारा प्रवाहित होती है। यह प्रकाश विद्युत प्रवाह के सिद्धांत पर आधारित है। इस उपकरण में प्रकाश ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में होता है। प्रकाश विद्युत सेल में लिथियम या सोडियम जैसी कोई क्षार धातु एक बंद पात्र में होती है। यह क्षार किसी इलेक्ट्रोस्कोप की सोने की पत्तियों के साथ अथवा इलेक्ट्रोमीटर के साथ जुड़ी रहती है। क्षार धातु के साथ जब विकिरण टकराते हैं तो वह अपना एक इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बना लेता है और सोने की पत्तियां खुल जाती है। पत्तियां कितनी खुलती है यह प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। प्रकाश विद्युत सेल का उपयोग सामान्यतः कम तीव्रता वाले विकिरणों के मापन में किया जाता है। नेक्स्ट है सी रासायनिक एक्टिनोमीटर, जिसको केमिकल एक्टिनोमीटर बोलते हैं। जब किसी परिणाम के एकदम यथार्थता की आवश्यकता नहीं हो तब रासायनिक एक्टिनोमीटर का उपयोग किया जा सकता है। एक रासायनिक एक्टिनोमीटर में ऐसे गैसीय मिश्रण अथवा विलयन का उपयोग किया जाता है जो प्रकाश विकिरणों के प्रति संवेदनशील होते हैं। जब इन पर प्रकाश विकिरण पड़ते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है और कितनी ऊर्जा का अवशोषण हुआ है यह अभिक्रिया परिमाण से ज्ञात हो जाता है। कई प्रकार के रासायनिक एक्टिनोमीटर का उपयोग किया जाता है, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्न है। नंबर 1 है बुनसन रोस्टो एक्टिनोमीटर। जैसे बुनसन रोस्टो एक्टिनोमीटर को डायग्राम में दर्शाया जा रहा है। इसमें एक बल्ब भी होता है जिसमें जल के ऊपर हाइड्रोजन व क्लोरीन का मिश्रण होता है। बल्ब डी में भी जल होता है। ये दोनों बल्ब परस्पर अंशांकित नली सी द्वारा जुड़े रहते हैं। बल्ब बी पर प्रकाश विकिरण आपतित होती है तो H2 व Cl2 परस्पर क्रिया करके HCl बना लेते हैं, जो बी में विद्यमान जल द्वारा अवशोषित हो जाता है। इससे वहाँ का दाब कम हो जाता है और अंशांकित नली सी में जल का कॉलम बी की ओर बढ़ने लगता है। नली सी में जल द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश की तीव्रता के प्रोपोर्शनल होती है। नंबर 2 है एडर्स एक्टिनोमीटर। J.M. एडर्स ने सन 1979 में अवशोषित विकिरणों की तीव्रता ज्ञात करने के लिए निम्न अभिक्रिया का उपयोग किया। 2HgCl2 प्लस NH4 C2O4 इसके H न्यू पर क्रिया कराए फोटोन पर, तो 2NH4Cl अमोनियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं प्लस 2CO2 प्लस Hg2Cl2 तंत्र को विकिरणों में रखा गया है और अभिक्रिया बने हुए मर्क्यूरियस क्लोराइड HgCl2 को तोल लिया जाता है। बने हुए Hg2Cl2 के वजन अथवा CO2 के आयतन से अवशोषित विकिरण की तीव्रता की जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट एक्टिनोमीटर में आता है यूरेनाइल ऑक्सलेट एक्टिनोमीटर। इस प्रकार के एक्टिनोमीटर में ऑक्जेलिक अम्ल का 0.05 m तथा यूरेनाइल सल्फेट का 0.01 m जल में विलयन होता है। जब इस मिश्रण को प्रकाश विकिरणों में रखा जाता है तो ऑक्जेलिक अम्ल का विघटन हो जाता है। प्रकाश में रखने से पहले व बाद में KMnO4 के साथ अनुमापन द्वारा अभिक्रिया की प्रगति को ज्ञात किया जाता है। अभिक्रिया की प्रगति ही प्रकाश की तीव्रता का माप होती है। तो
UO2 2 प्लस प्लस COH ऑक्जेलिक अम्ल। जब H प्रोटॉन पर क्रिया कराएंगे तो CO प्लस CO2 प्लस H2O UO2 की पावर 2 प्लस। ये हो गया यूरेनाइल ऑक्जेलेमेट एक्टिनोमीटर। और नेक्स्ट है थर्मोपाइल। थर्मोपाइल का जैसे डायग्राम दर्शाया गया है। थर्मोपाइल में इसमें विभिन्न धातुओं की एक श्रेणी होती है जो गैल्वेनोमीटर से जुड़ी होती है। इसका एक सिरा लैंप ब्लैक अथवा प्लेटिनम ब्लैक द्वारा पोत दिया जाता है, जबकि दूसरा सिरा ऐसे ही रहता है। इस थर्मोपाइल को कांच या क्वार्टज के पात्र में रखा जाता है। जब इसकी काली सतह पर विकिरण पड़ते हैं तो यह गर्म हो जाता है, जिससे इसके काले व दूसरे सिरे ताप का अंतर हो जाता है और सर्किट में धारा बहने लगती है। बनी हुई धारा अवशोषित विकिरणों के समानुपाती होती है। सामान्यतः किसी मानक प्रकाश स्रोत से पहले इसका मानकीकरण कैलिब्रेशन कर लिया जाता है। नेक्स्ट है गीगर मूलक गणनक। यह आयनीकरण चैम्बर का सुधरा हुआ रूप होता है जो प्रकाश की कम आवृत्ति को ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। उपकरण में स्टील या टंगस्टन का पतला तार लगा हुआ एक आयनीकरण चैम्बर होता है। जब चैम्बर में आयनिक कण प्रवेश करते हैं तो उसमें विद्यमान वायु का आयनीकरण हो जाता है और गैस का डिस्चार्ज प्रारंभ हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत धारा बहने लगती है, जिसे सामान्य विद्युत द्वारा ज्ञात किया जा सकता है।